चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। aqueous solution of which salt will not contain iron with the electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कह रहा है कि इसके पास ये k सेल है, फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल है L सेल, ये इसके पास थर्ड सेल है M सेल। ठीक है, थर्ड सेल का नाम हो गया ये। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, इसके पास 3 सेल है और 3 सेल तभी होगी जब ये थर्ड पीरियड या फिर ऑनवर्ड्स उसके बाद का कोई मेंबर होगा। ठीक है, कह रहा है नॉट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच सॉल्ट विल नॉट कंटेन आयन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी के पास नहीं होगा जिसके पास थर्ड सेल ही नहीं होगी, बाकी सबके पास होगा। मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर ये वाला ऑप्शन, अगर मैं इसको ब्रेक करूं Na+F- में, ठीक है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहां जो F- है हमारा, ये सेकेंड पीरियड का है, तो इसके पास 2 ही सेल होंगी, K सेल और L सेल। ठीक है, और K सेल का मतलब S सब सेल और L सेल का मतलब S एंड P सब सेल, तो थर्ड सेल इसी में नहीं पाई जाएंगी। ठीक है, यही एक हमें एग्जांपल समझ में आ रहा है। और Na+ में भी 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यही एक ऑप्शन दिख रहा है, बाकी सब में देख लो बेटा, ये देखो पोटेशियम थर्ड पीरियड का, ये देखो क्लोरीन है ना, ये भी थर्ड पीरियड का, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का, आयोडीन फिफ्थ पीरियड का। तो ये सब में सेकेंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी पीरियड आएंगे सब में थर्ड सेल पाई जाएगी, सब में थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। तो मेरा तरीका सॉल्व करने की से ये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉन्ड एंगल HXH इज द ग्रेटेस्ट इन द कंपाउंड। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, PH3 में अभी मैंने बताया था कि 90 के क्रॉस बॉन्ड एंगल मान लीजिए, इसका 109 डिग्री हो जाएगा, मैंने पूरा ड्रैगो रूल समझा दिया है। 107 डिग्री हो जाएगा, इसका हो जाएगा 105 डिग्री। तो ग्रेटेस्ट का मतलब आप दिख रहे हैं, ये हो जाएगा आंसर, है ना। पीछे आया था शायद मिनिमम या जो भी था। द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो बेटा ये आपको नोट्स में आपके लिखाया गया होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो दो मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्योमेट्री ऑफ XeO F4 बाई BSE-PR थियरी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो Xe ये हो गया हमारे पास, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फ्लोरीन फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन। जेनॉन कौन से ग्रुप का है भाई, 18, ग्रुप बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 क्या बचा, 7 8, एक लोन पेयर बचा, तो एक लोन पेयर यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे ऐसे मैच करा दे रहा हूं। ठीक है, तो आप इसका नाम क्या रखोगे, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल। ठीक है, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकालोगे, 1 2 3 4 5 सिग्मा, 5 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर इज इक्वल टू 6, 6 से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, sp3d2 का की ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। अब आते हैं कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट वाइज हो गया। अब यहां लिखा है बेटा ज्योमेट्री ऑफ XeO F4। सुनो, अगर इस क्वेश्चन में केवल इतना बोलता कि ज्योमेट्री ऑफ XeO F4, केवल यहीं पर क्वेश्चन हो जाता एंड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि XeO F4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा और उसका आउटकम होता है ऑक्टाहेड्रल, या और क्या कह सकते हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल। लेकिन अगर वो कह रहा है कि बाई VSE-PR थियरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इसका मतलब कि VSE-PR थियरी क्या एक्सप्लेन करती है, इंपैक्ट ऑफ लोन पेयर ऑन अ रेगुलर ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जैसे बेटा इसमें लोन पेयर का इंपैक्ट आएगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसके शेप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेगा। तो BSE-PR थियरी के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको हमेशा शेप बताना है।
ये मेंशन ही मत करे कि बीएससीपीआर थियरी के अकॉर्डिंग, तब आपको क्या करना है, जो भी हाइब्रिडाइजेशन का आउटकम आता है वो उसकी ज्योमेट्री कहलाएगी। लेकिन बाय बीएससीपीआर या अकॉर्डिंग टू बीएससीपीआर या वाया बीएससीपीआर, ऐसी लैंग्वेज आपको कहना चाह रही है कि लोन पेयर के इंपैक्ट के बाद बनने वाले स्ट्रक्चर को यहां पर आइडेंटिफाई करके आंसर कीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, स्क्वायर पिरामिडल। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बच्चा कोई भी हमारा कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। The next question is, after understanding the assertion and reason, choose the correct option. Assertion is, in the bonding molecular orbital MO of H2, electron density is increased between nuclei. Okay, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। The bonding molecular orbital is psi A plus psi B, which shows destructive interference. ये बहुत इनकरेक्ट बात हो गई, क्योंकि अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर विल बी सी। लेकिन अब पहला जो आंसर है उसको थोड़ा सा करते हैं एक्सप्लेन। देखो बेटा, जब एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, या थोड़ा वैसे बना लो, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये इनका न्यूक्लियाई, ये इनका न्यूक्लियाई, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब दोनों सेम फेज के हैं। ठीक है, ये दोनों कंबाइन करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, ठीक है, यहां पर इनकी न्यूक्लियाई, यहां पर इनका न्यूक्लियाई, तो ये कहलाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें नोडल प्लेन कितने हैं, 0 हैं। ठीक है, क्या है, नोडल प्लेन 0 है, ये बात ध्यान रखना है। तो मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर बिटवीन दी न्यूक्लियाई, क्या देख रहे हैं आप, बिटवीन दी न्यूक्लियाई, ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर न्यूक्लियस नहीं हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर क्या मतलब हुआ, सेम फेज की इलेक्ट्रॉन वेव साई, है ना, वो देखो कितना पास, मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में है। अब इन जो बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है बहुत हाई हो गई दो न्यूक्लियस के बीच में, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो एक पॉलीसेंट्रिक हो जाते हैं, मल्टीपल उनके सेंटर्स बन जाते हैं जो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है बेटा, जब बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो न्यूक्लियस एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए, तो उसमें खतरनाक रिपल्सन नहीं हुआ, तो रिपल्सन मिनिमम हो गया। तो फिर रिपल्सन मिनिमम, इसका मतलब एनर्जी मिनिमम, तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। इसी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ज्यादा होती है, मतलब बॉन्डिंग बीएमओ की जो स्टेबिलिटी होती है एबीएमओ से ज्यादा होती है, जबकि बीएमओ की एनर्जी कम होती है, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहा। Molecule AB has a bond length of 1.617 angstrom and a dipole moment is 0.38 dBi. The fractional charge on each atom. तो ये जो फ्रैक्शनल चार्ज हम निकालते हैं इसको हम कैसे निकालते हैं, आइए बात करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, म्यू आपके सामने जो गिवन है दिख रहा है ना आपको, आप ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू गिवन अपॉन म्यू कैलकुलेटेड। मैं यहाँ पर लिख सकता था म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थ्योरेटिकल, लिख सकता था मैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं वो लिख रहा हूं जो एग्जाम में काम आएगा। आपको नोट्स में यही लिखाया गया होगा, म्यू क्या लिखा जाएगा, थ्योरेटिकल वगैरह, है ना, जो भी बोला मैंने। तो मैं आपको ना वो वाला लिखाने नहीं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि हमारा बच्चा उस चीज की आदत डाले जो एग्जाम में मिलेगा। तो एक आप देखो ना, एक यहाँ पर डायपोल मोमेंट की वैल्यू गिवन है और वो कितना है, 0.38 डिबाई। तो जो गिवन वैल्यू होती है वो हमें ऊपर लिखना होता है और नीचे जो हमें लिखना है डायपोल मोमेंट वो हमें कैलकुलेट करके लिखना है। तो ऊपर वाली वैल्यू है 0.38, लेकिन डिबाई है, डिबाई से काम नहीं चलेगा, डिबाई शुड बी कन्वर्ट इनटू ईएसयू सेंटीमीटर एंड 1 डिबाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर। तो हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर माइनस 18 ईएसयू सेंटीमीटर से। अब ये कन्वर्ट हो गया। अब नीचे मुझे म्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, Q इंटू डी से करेंगे। ठीक है, Q की वैल्यू आपको देखो यहां गिवन है 4.802 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, ये ESU हो गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, D की वैल्यू कहाँ है, D की वैल्यू यहां लिखी है 1.617, लेकिन यार D की जो वैल्यू दी गई है बेटा वो 1.617 एंगस्ट्रॉम में गिवन है। इसका मतलब 1.617 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर में गिवन है। इसका मतलब 1.617 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, और इधर ESU ऑलरेडी लिखा जा चुका है,
ठीक है, तो ये ESU सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 10 पावर माइनस 10, 10 पावर माइनस 8, 10 पावर माइनस 18 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा तो आंसर आ जाएगा 0.0489 आ जाएगा। ठीक है, इसी को मैं अप्रॉक्स ले लूंगा तो 0.05 के आसपास आंसर आ जाएगा। ऐसा आंसर आपका किस में दिखाई दे रहा है? बी वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। इसी में अगर मान लो फ्रैक्शनल चार्ज ना पूछ कर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पूछ ले तो जो आंसर आया उसमें क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, विच कंपाउंड एक्सिबिट मैक्सिमम डायपोल मोमेंट अमंग द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन बेटा वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ लेते हैं उसमें भी जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़ लेते हैं, उसमें भी जब हम मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लेते हैं, उसमें भी जब हम प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट पढ़ लेते हैं, एक्चुअल में तो कायदे से बात की जाए तो तब ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताओ बेटा, जब फाइनल एग्जाम आपका हो रहा होगा तो एग्जामिनर को पता है ना कि आपने तो सब कुछ पढ़ रखा होगा, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में तब के लिए है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारा जो 11th में बच्चा है, अगर वो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, जेई की इस अनसॉल्व को सॉल्व कर रहा है, तो उसे केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ाई गई लेकिन अभी उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं देखी है, इस वजह से उसे परेशानी हो रही होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है बेटा, बेंजीन रिंग में जो ग्रुप लगे हैं जगह जगह, ठीक है, ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो प्लस एम होंगे या तो माइनस एम होंगे। तो अभी हमारा बच्चा जो केमिकल बॉन्डिंग तो जानता है लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं जानता, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं जानता, वो हमारा बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएगा, वो कैसे प्लस एम माइनस एम पहचान पाएगा। तो मैंने अपने उन प्यारे बच्चों के लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको समझाता हूं कि बेटा अगर देखो ये बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा पहला आइटम क्या है, ग्रुप वाला पहला आइटम देखना है, क्योंकि हमें इफेक्ट तो ग्रुप का देखना है ना। तो आपको देखना है कि अगर ग्रुप के पास जो पहला एटम है जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो वो प्लस एम कहलाएगा, और लोन पेयर नहीं है तो माइनस एम कहलाएगा। तो मुझे बताइए यहां पर NO2 है, NO2 के पास लोन पेयर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, माइनस एम। ये क्या कहलाएगा, माइनस एम। देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो दो हाइड्रोजन जुड़ गए, एक बेंजीन जुड़ गया तो एक लोन पेयर बच गया ना। तो यहां पर बेटा ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा यहां पर प्लस एम कहलाएगा। ठीक है, यहां पर भी ये प्लस एम कहलाएगा, ये माइनस एम कहलाएगा, ये माइनस एम कहलाएगा, ये प्लस एम कहलाएगा। पहले तो मैंने ग्रुप असाइन कर लिया, बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, एकदम टेंशन नहीं होगी आपको, और यही चीज ऑर्गेनिक में भी काम आ जाएगी। अब मुझे बताओ बेटा, देखो माइनस एम का मतलब क्या हुआ, पहले ऐसे समझो। माइनस एम का मतलब हुआ वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, तभी तो उसका नाम माइनस है, वो सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेना चाह रहा है। तो माइनस एम का वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, प्लस एम का वेक्टर कैसे बनेगा, प्लस उसके ऊपर चार्ज क्यों लगा होगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले गया। तो बताओ NH2 का इलेक्ट्रॉन कोई ले गया तो कौन ले गया, जो इससे जुड़ा है, जुड़ा कौन है इससे, बेंजीन रिंग, यानी कि ऐसे वेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, यहां पर वेक्टर कैसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे बनेगा और एक वेक्टर ऐसे बनेगा। ठीक है, यहां वेक्टर कैसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे बनेगा और एक वेक्टर ऐसे बनेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पर ही केवल ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहां दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं और ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना बेटा, और ऐड होने की वजह से इसका जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो सबसे ज्यादा हाई यानी कि हाईएस्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम इसी में दिखाई देगा क्योंकि दोनों वेक्टर इसमें ऐड हो जा रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाई NO। ठीक है, NO में ऐसी कौन प्रॉपर्टी नहीं है, तो बताओ सबसे पहले NO मॉलिक्यूलर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 + 8 कितना हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, इस वजह से कंपाउंड कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन का 3.0 याद कराया मैंने आपको, तो 15 का कितना हो जाएगा 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बेटा इसका 2.5। ठीक है, नेचर हो गया इसका पैरा मैग्नेटिक, और आपको पता है नैनो एक न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा। ठीक है, तो अब हमारे बच्चे को कैसे सारे न्यूट्रल ऑक्साइड पता रहे, तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, आगे कभी आपको परेशानी ना हो। हमारा हर बच्चा अपने नोट्स में जहां पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं साथ में न्यूट्रल ऑक्साइड लिख दीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, NO एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, वाटर एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक है, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड के कई सारे एग्जांपल हैं, लेकिन मैं केवल और केवल अभी के लिए केवल एक लिखूंगा, उसका नाम है CO2। क्यों, ताकि CO और CO2 में कंफ्यूजन हमारे बच्चों का खत्म हो जाए। ठीक है, बस इस वजह से लिख रहा हूं, समझ में आ गई बात बेटा। चलिए अब मुझे बताइए कि अगर मैं NO की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दूं
तो क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब मुझे बताइए इनकरेक्ट क्या है? तो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है डायमैग्नेटिक, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि गैसियस स्टेट लिखा है तो इसका मतलब सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में कुछ अलग अलग होता होगा। इतना दिमाग मत लगाइए बेटा, जबरदस्ती का फर्जी परेशान होने की जरूरत नहीं है। गैसियस स्टेट जो लिखा है आप इसको ऐसे समझिए कि NO गैसियस स्टेट में ही होता है यार। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो? म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि कंपाउंड इज मस्ट बी पोलर कंपाउंड। ठीक है, पोलर कंपाउंड है। चलिए पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर क्लोरीन, एक वेक्टर ऐसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे बनेगा, तो एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर CN है तो देखो यहाँ पर कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पर कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एंड लीनियर, यही ऊपर वाले के साथ भी होगा। तो एक वेक्टर ऐसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे बनेगा, दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, डायरेक्शन में ऑपोजिट एंड मैग्नीट्यूड में सेम, तो एक दूसरे करेंगे कैंसिल आउट, डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यहां पर आते हैं तो देखो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन ऐसे लगेगा, ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन ऐसे लगेगा, या आप इस हाइड्रोजन को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इसका शेप कैसा बनेगा? बेंट शेप का बनेगा बेटा ये। ठीक है, और इस वजह से यहाँ पर बनने वाले 2 वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, कंपाउंड पोलर कहलाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का ही बड़ा भाई कौन है? सल्फर, क्योंकि उसी के ग्रुप में है तो सेकंड मतलब उसके बाद वाला एलिमेंट है। यहाँ पर भी ऐसे सल्फर इधर हाइड्रोजन, ऐसे सल्फर इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर, यहाँ पर भी sp3, यहाँ पर भी बेंट। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लोन पेयर, यहाँ पर भी जो वेक्टर बनेंगे वो एक वेक्टर ऐसे बनेगा। ठीक है, एक वेक्टर ऐसे बनेगा, और यहाँ एक वेक्टर ऐसे बनेगा, एक वेक्टर ऐसे बनेगा। ठीक है, एक दोनों अभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही नहीं पाएंगे, तो इनका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। कंपाउंड क्या कहलाएगा बेटा? पोलर कहलाएगा। ठीक है, तो आंसर कह रहा है कि कौन कौन से आपके कंपाउंड म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि पोलर, यानी कि थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर कहाँ है थर्ड एंड फोर्थ? आंसर विल बी फर्स्ट। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ CSI3, बहुत पहले मैंने बता रखा है, ये तो आप पूछ रहे हैं ना, मैंने पहले ही आपको सिखा रखा है। वो आपको ध्यान में, अब इस बात को ना आपको रियलाइज होगा कि जब मैं किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं, तो आने वाले टाइम पे किसी न किसी क्वेश्चन से वो कनेक्ट हो रही होती है, किसी न किसी क्वेश्चन में PYQ में पूछा गया होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में मेरा जो डिस्कशन है, मेरा जो एनालिसिस है क्वेश्चन को लेकर के, वो बहुत ध्यान से सुना करिए। आपके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का समय वो आसान कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर CSI3 को ब्रेक करेंगे बेटा, CS+1 होगा और I3-1 में ब्रेक होगा। पॉलीहेलाइड आयन वगैरह सब बता रखा है आपको मैंने। ठीक है, कहाँ पर लिखा है ऐसा? इट कंटेन्स, ये थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, हाँ दिस। चलो बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा Li2 माइनस, फिर लिखूंगा Li2, फिर लिखूंगा Li2 प्लस। ठीक है, ये लिख दिया। अब मैं लिखूंगा इनका टोटल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, फटाफट से। चलिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना होगा? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर केवल 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 - 1 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम फिल करेंगे σ1s, σ1s, σ1s एंटी बॉन्डिंग, σ2s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एक ये। इसी तरह से इसमें भी σ1s एंटी बॉन्डिंग, σ2s एंटी बॉन्डिंग। फिर यहाँ पर भी σ1s एंटी बॉन्डिंग, σ2s एंड σ2s एंटी बॉन्डिंग। चलिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2 1। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 1। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, पहले आप सब में ना नंबर ऑफ बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालिए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2 + 1 3। इसमें कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ठीक है, चलो अब जल्दी से बॉन्ड ऑर्डर बताओ बेटा। बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे सब लोग इसका जल्दी से। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये इसका टोटल इलेक्ट्रॉन है, ये इसके स्पीसीज का नाम है। इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, खूब अच्छे से सीखिए, समझिए।
बताओ बेटा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कितना है 2 + 2 4, 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, 1/2 कितना होगा 0.5, तो 0.5 आ गया। ठीक है, इसमें बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 + 2 4, 4 - 2 कितना होगा 4 - 2 2 होगा, 2 / 2 कितना होगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 + 1 3, 3 - 2 कितना होगा 1, 1/2 कितना होगा 0.5। ठीक है, चलो भाई ये हमारा डन। अब आते हैं, ये तो मैंने होमवर्क किया, अब कॉन्सेप्ट कहाँ है भाई? कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं ना इस क्लास में, तो कॉन्सेप्ट कहाँ गया? चलो कॉन्सेप्ट ढूंढते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी की स्टेबिलिटी देखनी है तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो बताओ भैया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो किसका सबसे ज्यादा है? Li2 का। तो Li2 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है बिना किसी स्ट्रेस, बिना किसी टेंशन के। अब दो का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो गया। अब जिनका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो गया उसमें क्या करें? तो पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का ही ऑर्डर लिख देंगे। वो होगा सबसे ज्यादा Li2 का, देन उसके बाद Li2 प्लस एंड Li2 माइनस दोनों का इक्वल हो जाएगा। ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है। ठीक है, अब स्टेबिलिटी चेक करनी है। ध्यान से देखना बेटा, स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं? मैंने बहुत स्मार्टली सबसे पहले ही नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लिख दिए हैं। ठीक है, ये तो अपने जोन से हट गया क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो स्टेबल, उसको हटा दो अपनी भीड़ से, बाकी जो बचे उन पे काम करो। देखो इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ना, आप सबको पता बच्चा, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब कि एनर्जी बढ़ना। एनर्जी बढ़ना मतलब स्टेबिलिटी कम होना। तो जब जब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल हो आप फट से ढूंढिए, देखिए, पता लगाइए, काउंट करिए कि किसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। जिसके नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो किसकी स्टेबिलिटी कम कर दूं मैं? जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, मतलब 3, यानी कि कौन है Li2 - 1। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखने की कोशिश करूं तो मैं सबसे पहले उसको लिखूंगा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, यानी कि Li2। फिर मैं लिखूंगा जिन दो का इक्वल है उसमें देखूंगा एंटी बॉन्डिंग किसमें कम है, तो Li2 + 1। फिर उसके बाद Li2 - 1। ये देखो बेटा बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये आपके जेईई के एग्जाम में 2 टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों बार सॉल्व। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल और आयन बोथ द स्पीसीज आर नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करने वाली स्पीसीज के बारे में अभी बता दिया था। He2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन नॉट लाइकली टू एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है। तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मुझे बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? हाइड्रोजन में 2 होते हैं, 2 में से 2 चले गए, 0 इलेक्ट्रॉन हो गए। लो भाई खत्म ही हो गया सब। ठीक है, और बस यही आंसर हो जाएगा हमारा, और तो कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो जाए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 हो जाए, इन कंडीशन में हमारा जो स्पीसीज है वो डज नॉट एग्जिस्ट। जो भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर? कह रहा है एक्सपेक्टेड। ठीक है भाई, हमें O2 मैंने देखा तो मेरे पास 16 इलेक्ट्रॉन थे, मुझे लगा ये इलेक्ट्रॉन तो इवन है, इसमें तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये है क्या? एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px में, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में। तो बताइए किससे एक्सपेक्टेशन थी आपकी? O2 से थी, है ना? तो आंसर हो जाएगा O2। द मॉलिक्यूल हैविंग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। तो बेटा देखो इन सब में सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, सीक्वेंस अपना नहीं भूलना है बेटा। वो सबका आ जाएगा sp3। ठीक है, फिर सब में क्या निकालेंगे? लोन पेयर, सब में आ जाएगा 1। ये कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन इन ऑल, ये सब में कॉमन है। फिर थर्ड पॉइंट, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, अब मुझे बताओ बेटा सेंट्रल एटम कौन है सबका? आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, नाइट्रोजन। किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है सेंट्रल एटम की?
NCl3 में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा NCl3, उसके बाद PCl3, उसके बाद AsCl3, उसके बाद SbCl3। ठीक है, ये आपका ऑर्डर हो गया पूरा का पूरा। हालांकि उसने मुझसे केवल एक पूछा है, सॉरी स्मॉलेस्ट पूछा है, तो स्मॉलेस्ट SbCl3 का हो जाएगा, तो आंसर विल बी सेकंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। ओके ओके ओके, ये दोनों तो आइसोस्ट्रक्चरल हैं, अभी कई बार मैंने बना दिया। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर 120 बॉन्ड एंगल, ये कई बार बना दिया मैंने। ठीक है, मुझे जहाँ इसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है दोनों जगह कि ये दोनों के दोनों sp3 हो जाएंगे, दोनों टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल हो जाएंगे, दोनों 109 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे ही अपन बता रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है रेगुलर ज्योमेट्री जैसा, तो यहाँ दोनों में जगह sp3d2 हो जाएगा, दोनों जगह ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और दोनों जगह जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगी, तो आंसर विल बी सेकंड। और आपको पता है pf5 में जो बॉन्ड जो बनेगा स्ट्रक्चर, वो pf5 का ऐसा बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा। वाइल sf6 की जब बात करेंगे हम लोग, तो sf6 में कैसे बनाएंगे हम लोग, ये देखो, ये sf6 का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये sf6 का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया, जिसे हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल के नाम से बोलेंगे, तो आंसर हमारा ये हो गया। ठीक है, चलिए द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 आयोडीन, अब हमें पता है। ठीक है, एक हो गया फ्लोरीन, ऐसे फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन फ्लोरीन, और एक ऐसे ऊपर की तरफ फ्लोरीन, एक ऐसा नीचे की तरफ फ्लोरीन, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बॉन्ड एंगल कितने कितने, 72 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री, इतने टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 में तीनों d कौन से होंगे, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर, और फिर क्या होगा dxy। ठीक है, तीन अपने पास हैं, तो ये हो गए तीनों डी। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन दिस। ठीक है, अभी कई बार हो चुका है बेटा, इसका sp3 हो जाएगा, NO2 का अभी पीछे बताया था sp हो गया था, और इसका sp2 हो जाएगा, तो sp2 sp एंड sp3, sp2 sp एंड sp3, ये सेकंड आंसर। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अमंग द फॉलोइंग द मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर इज शोन बाय द कंपाउंड। अब सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि एक्चुअल में किस चीज पर बेस्ड होता है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो हमारे सारे बच्चों ने एक रूल पढ़ा होगा जिसका नाम होगा पेजांस रूल। ठीक है, होता क्या था इसमें, एक वर्ड आपने इसमें पढ़ा होगा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ठीक है, तो कंडीशंस क्या थी इसके लिए, कंडीशंस ये थी कि पहली कंडीशन स्मॉल कैटायन हो, सेकेंड कंडीशन लार्ज एनायन हो, थर्ड कंडीशन मोर चार्ज ऑन बोथ, मोर चार्जेस ऑन बोथ कैटायन एंड एनायन, और फोर्थ कंडीशन है स्यूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो। ये चारों कंडीशन अगर हमें कभी मिलती हैं तो हम बोलेंगे कि उसमें देयर इज मोर पोलराइजेशन, मोर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है उसमें, और इस वजह से कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, तो आयनिक कैरेक्टर अपने आप उसमें कम हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए मैं यहाँ पर देखूं कि देखो यार Cl माइनस सब में कॉमन हो गया, अब मेरे पास सिर्फ कैटायन ही एकमात्र तरीका है जिससे मैं कुछ बता सकता हूँ। ये Fe+2 है, ये Sn+2 है, ये Al+3 है, और ये Mg+2 है। मुझे इसमें ढूंढना पड़ेगा कि सबसे स्मॉल कैटायन कौन सा है। जो सबसे स्मॉल कैटायन होगा वही सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखो भाई यहां पर तो देखो ये जितने भी हैं, जैसे ये फोर्थ पीरियड का है ना, ये सब फोर्थ पीरियड के हैं, यही दो हैं जो थर्ड पीरियड के हैं। ठीक है, अगर इन दोनों में कंपेयर करूं मैं
तो चूंकि यही दोनों थर्ड पीरियड के हैं, इन्हीं दोनों में 3-3 सेल हैं, और 3-3 सेल का मतलब सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सेल इन्हीं में है, तो सबसे छोटी साइज इन्हीं का होने के चांस है। अब मैंने लिखा Mg+2, इधर लिखा Al+3, तो आपको साफ साफ पता दिख रहा है कि Al+3 की साइज सबसे छोटी हो गई यहाँ पर, ठीक है। और ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज Al+3 अगर सबसे छोटे साइज है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एल्यूमिनियम है इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर होती किसकी है? कैटायन की होती है, ठीक है। तो ये कैटायन है, इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत हाई हो गई, तो ये हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना? AlCl3, ये हमारा बेस्ट चॉइस होगा इन सारे ऑप्शन में से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। आइए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सबसे पहले सब में क्या निकालने हम लोग? बॉन्ड ऑर्डर निकालने। बॉन्ड ऑर्डर तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा, तो सब में टोटल इलेक्ट्रॉन बताएं। इसका 16 - 2 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन, इसमें 16 + 1 17 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। तो सबके टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर तो आ गए। अब सबका बॉन्ड ऑर्डर बता दिया जाता है, इसका 3.0 हो जाएगा, इसका 2.5 हो जाएगा, है ना। 15 के बाद 16, 14 15 16 गायब है, इसमें 17, तो ये हो जाएगा 17 का कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, है ना, 1.5, और इसका हो जाएगा 1.0, ठीक है। सबका बॉन्ड ऑर्डर हमारे सामने आ चुका है। अब हम ये देखेंगे, चूंकि वो कह रहा है शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, अगर बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, शॉर्टेस्ट होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे हाई होना चाहिए, और सबसे हाई बॉन्ड ऑर्डर हमें कहां दिख रहा है? इस वाले केस में दिख रहा है। देन आवर आंसर विल बी फर्स्ट, दैट इज O2+2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट अ ग्रुप constitutes a group of the isoelectronic species। हाँ, तो बहुत इजी है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब अब तो सारे बच्चों को आ गया कि क्या होना चाहिए? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सारे स्पीसीज में होना चाहिए, यही हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब आप एक बार से काउंट कर लीजिए। मुझे देखो कैसे, मुझे थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा, तो कैसे करूंगा मैं ऐसे देखूंगा, ये N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, ये O2 में 16 + 1 17 हो जाएंगे, तो ये तो बाकी सारे मिसमैच हो गए, ठीक है। यहाँ पर O2 में 17 दिख रहे हैं, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है 12 और +2 14, तो ये भी मिसमैच हो गया, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है NO में कुछ ऑड आ जाएगा, इसमें इवन आ जाएगा, तो ये भी मुझे ऑड दिख रहा है, ठीक है, हटा दिया मैंने। यहाँ पर देखो कितने हैं? 7 + 6 13, 13 + 1 14, इसमें भी कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितने हैं? 14 नहीं 16 16 मतलब +2 18 हो जाएंगे इसमें तो, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर CO2+2 होना चाहिए ऑप्शन में, है ना। तो ये जाकर के अपना कितना हो जाएगा? 16 इलेक्ट्रॉन, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो जाएगा, ठीक है, O2+2 करने के बाद। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसको बेटा सब लोग O2+2 कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या जरूरी है? पहला पॉइंट तो ये है कि अगर किसी में टोटल इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तो उसमें सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपको याद हो तो मैंने लिखा था 8 और 20 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम था, 9 और इधर क्या लिखा था हम लोगों ने? 19, ठीक है। इधर लिखा था आपने 10, इधर लिखा था 18, इधर लिखा था 11, इधर 17, ठीक है। इधर था अपने पास 12, इधर था 16, इधर था 13, इधर था अपने पास 15। इन सब के बॉन्ड ऑर्डर सेम थे, सबका 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5, इन सब का बॉन्ड ऑर्डर सेम था, ठीक है। तो या तो ये कोई कॉम्बिनेशन हो, या तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सेम टोटल इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, सब में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बताना है, तो मैं आगे यहां लिखता चलूंगा। बताओ पहले में कितना है? 7 + 8 15, 15 - 1 कितना होगा? 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉमा इसमें बताइए कितने हैं? 6 + 7 कितना हो गया? 13, 13 - 1 कितना हो गया? 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 14 और 12 इसमें मैच करा लो, 14 और 12 तो कभी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसमें बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, सब लोग फटाफट से। इधर Cn - 1 में कितने हो गए? 6 + 7
कितने हो गए 13, 13 प्लस 1 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और कॉमा लगाइए, इधर बताइए कितने हैं 7 प्लस 8 15, 15 माइनस 1 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, लो हो गया सेम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर इसमें दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो सेम इलेक्ट्रॉन हो गए तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी सेकंड। चलिए नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। कहने का मतलब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका होता है बेटा, ये जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। तो जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाएगा उसी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल HF, देन वाटर एंड देन अमोनिया। ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर भी मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने पास है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऐसा आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में कहां दिख रहा है आपको, देखो ये फ्लोरीन इसके साथ जुड़ा है तो इसके ऊपर खूब सारा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर खूब पार्शियल पॉजिटिव लगेगा और इसके ऊपर ये पार्शियल नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस H और F के बीच में इसी में पाया जाएगा। तो आंसर विल बी सी। In which of the following ionization process the bond order has increased and the magnetic behavior has changed? यहां पर कह रहा है मैग्नेटिक बिहेवियर केवल चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा है पीएम से डीएम हो गया, डीएम से पीएम हो गया, वो ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा है। तो पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक होना वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज करने को ही रिप्रेजेंट करता है, और डायामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक होना वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर को चेंज होना ही रिप्रेजेंट करता है। साथ में बॉन्ड ऑर्डर शुड इंक्रीज, क्योंकि यहां पर उसने बोला बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए अपन को, ठीक है। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं बेटा, इधर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चलो इधर करते चलो, N2 से N2 प्लस 1, ठीक है। तो इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने हो गए 14 माइनस 1 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है 3.0, तो इसके बाद तो इसका कम ही होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर तो यहां पर कम हो रहा है, ठीक है। ये तो देखने की जरूरत ही नहीं है। साथ में आप अगर ऐड करना हो तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये पहले डायामैग्नेटिक था, अब ये पैरामैग्नेटिक हो गया। कहने का मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर तो चेंज हुआ लेकिन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर गया। दूसरा है C2 से C2 प्लस 2, C2 से C2 प्लस 1, ठीक है। अब इसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। 12 का मतलब यह हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो गया 2 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 2.0 हो गया। और 11 का मतलब क्या हो गया, अभी पीछे मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, ये पूरा का पूरा फंडा सिखाया था। 11 का मतलब क्या हो गया 1.5, 12 का मतलब कितना हो गया 2.0, तो यहां पर आपने लिखा कितना हो गया 1.5, बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो 12 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है क्या होगा डाया मैग्नेटिक, और ये क्या हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक, ये सेकंड हो गया। थर्ड हमारा NO से NO प्लस 1 बन रहा है, तो NO से हमने कन्वर्ट किया इसको NO प्लस 1 में। अब यही है अपना आंसर होना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इधर 7 प्लस 8 15 इलेक्ट्रॉन है, और इधर कितने हैं 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पहले था कितना 2.5, अब कितना हो गया 3.0, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन था तो ये पैरामैग्नेटिक था, अब कैसा हो गया डाया मैग्नेटिक हो गया। तो इसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया और ये मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो गया, तो अपना आंसर NO से NO प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। इसमें देखो पहले भी पैरामैग्नेटिक था, बाद में भी पैरामैग्नेटिक ही रहा, इस वजह से आंसर नहीं हो सकता है। Next question is the charge upon size ratio of a cation determines its polarizing power. Which one of the following sequences represents the increasing order of the polarizing power of cationic species? पहली बात तो पोलराइजिंग पावर किसके लिए रिप्रेजेंट की जाती है, डिनोट की जाती है कैटायन के लिए, ठीक है। जितना स्मॉल साइज का कैटायन होगा, स्मॉल साइज का कैटायन होगा, उसकी जो पोलराइजिंग पावर होगी, पोलराइजिंग पावर होगी वो उतना ही हाई होगी, ठीक है। ये बात हमें समझना है बेटा। दूसरा पॉइंट हमें ये समझना है कि क्यों होगी, रीजन क्या है इसका, रीजन हमें समझना है इसका, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा बहुत हाई होता है। जितना छोटे साइज का कैटायन होगा उसका न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा।
तो क्या करेगा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो दूसरे एनायन के साइज को, शेप को डिस्टोर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहां रीजन रहेगा हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये ध्यान रखना है। ये तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर देखो फर्स्ट ए ग्रुप है अपने पास, एक है सेकेंड ए ग्रुप है अपने पास। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप से केवल और केवल हमारे पास क्या आ रहा है, के प्लस। सेकेंड ए ग्रुप से क्या क्या आ रहा है हमारे पास, बेरिलियम +2, Mg+2 एंड कैल्शियम +2। हम सब जानते हैं फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप में साइज का ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ए ग्रुप की साइज ज्यादा होती है, सेकेंड ए ग्रुप की साइज कम होती है। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी हो जाएगी, K+ की हो जाएगी। ठीक है, और लेफ्ट से राइट जाने पर साइज कम होती जाती है, ये आपको पता है। यहां पर अगर मैं साइज का ऑर्डर देखूं तो मुझे पता है कि साइज नीचे जाने पर डिक्रीज करती जाएगी। तो ये तो साइज का ऑर्डर आ गया। ठीक है, तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ साइज लिखूं, ऑर्डर ऑफ कैटायन साइज या कैटायनिक साइज, अगर मैं ये लिखूं तो आप खुद से बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा K+ होगा, देन आपका बेरिलियम +2, देन आपका Mg+, सॉरी यहां गड़बड़ हो गया बेटा, थोड़ा सा साइन का। ठीक है, नीचे आने पर साइज बढ़ती जाएगी। ठीक है, नीचे आने पर साइज तो बढ़ती जाएगी, ये ऐसा कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ऑर्डर लिखूं बेटा तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ऑर्डर, सबसे ज्यादा साइज होगी K+ की। अब इन सब में बात करूं तो सबसे ज्यादा साइज किसकी हो जाएगी, K+2, देन Mg+2 एंड देन बेरिलियम +2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये ऑर्डर आ गया साइज का, तो मुझे बताइए पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन पावर of cation is inversely proportional to its size। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इसका ऑपोजिट क्या होगा, बेरिलियम +2। ठीक, या ऐसे लिख लो, K+ से ज्यादा कैल्शियम ++ से ज्यादा Mg+2 से ज्यादा बेरिलियम +2। तो बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम के बाद पोटेशियम, ऐसा ऑप्शन मुझे दिख रहा है डी में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। Which of the following species exhibit the magnetic behavior? Diamagnetic behavior, सॉरी, हाँ, diamagnetic behavior। इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0, तभी तो डायमैग्नेटिक होगा ना। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक कहलाएगा ये। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 होंगे। ठीक है, हमें ऐसा सोचना है, ऐसा कब होगा, डायमैग्नेटिक कब होगा, जब हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, इवन होंगे। ठीक है, बस उनसे बचना है, कौन से, बॉस से बचना है बस। ठीक है, ये तीनों के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये क्या होते हैं, पैरा मैग्नेटिक होते हैं। आइए फटाफट से करते हैं, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल बताइए, 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया पैरा मैग्नेटिक। फटाफट से इधर बताओ, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, डाया मैग्नेटिक। इधर बताओ 15 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक। इधर बताओ 16 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, पैरा मैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक मिल गया सबको, कहां पर है, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर आयंस ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। बहुत अच्छे से मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रखा है कि इक्वल एंड अनइक्वल बॉन्ड कैसे देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। अभी हमें क्या करना है, आंसर ढूंढना है। ऐसे 4 पहले छोड़ देते हैं। ये देखो एक रेगुलर ज्योमेट्री का एग्जांपल है, रेगुलर ज्योमेट्री, ये एक स्क्वायर प्लेनर का एग्जांपल है। कोई भी बॉन्ड छोटा बड़ा नहीं होगा। ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रल का एग्जांपल है। ठीक है, तो इन सब में इक्वल बॉन्ड लेंथ पाई जाएगी, इक्वल बॉन्ड लेंथ पाई जाएगी। ये हमारा केवल SF4 ऐसा है क्योंकि इसमें 1 लोन पेयर है, और इस वजह से यहां पर हम लोग स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे इसका, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन। ठीक है, और ये लोन पेयर, तो ये इसका बन गया शेप। यहां पर अनइक्वल बॉन्ड लेंथ पाई जाएगी। ठीक है, ये हो गया अपना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए, अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर डाइपोल डाइपोल एज द मेजर इंटरेक्शन इज प्रेजेंट इन। अब डाइपोल डाइपोल का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसा इंटरेक्शन, कॉन्सेप्ट समझे पहले, जो पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हो। तो बेसिकली हमें ढूंढना है, 2 पोलर मॉलिक्यूल ढूंढना है। 2 पोलर मॉलिक्यूल, देखो बेंजीन तो नॉन पोलर है, ठीक है, इथेनॉल पोलर है, KCl इसमें क्या है, आयनिक है। तो ये क्या रिलीज करेगा, आयन रिलीज करेगा।
तो यहाँ से आयन निकलेगा, वाटर क्या है, डाइपोल है, तो यहाँ पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। बेंजीन अगेन क्या है, नॉन पोलर। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, नॉन पोलर। तो एसीटोन नाइट्राइल एंड एसीटोन आपका आंसर हो जाएगा। अब एसीटोन नाइट्राइल का फॉर्मूला CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस एसीटोन का फॉर्मूला CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, ऐसा आपस में इनमें बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर आयंस डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 0 रखने हैं। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 - 1 13 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये इसी वजह से तो पैरामैग्नेटिक है। इसमें अपन को पता है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इसी वजह से तो ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इसमें देखो, इनमें देखो 13 लिखा हुआ है, तो 100% इसके पास भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, और इस वजह से ये भी पैरामैग्नेटिक है। ये 18 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यही डायामैग्नेटिक है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। ठीक है, किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, और इसको पहचानते रहो, बॉस वाला एग्जांपल है B2 और O2। Which are the following sets which one does not contain isoelectronic species? Okay, good. तो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का है ही एग्जांपल, है ना, और बहुत आसानी से मैंने आपसे बताया था, अगर कोई कंपाउंड के फॉर्म में आपको दिया गया है तो जितने सेंट्रल एटम है दे ऑल सेंट्रल एटम शुड बिलोंग सेम पीरियड, है ना। तो ऐसा पहले में भी दिख रहा है, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, देखो इसमें 6 + 7 6 7 13 एंड +1 14, यहाँ पर भी 14, यहाँ पर भी 14, ये सब क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि आंसर विल बी थर्ड। और क्यों थर्ड, मैंने आपके, अगर मेरी ट्रिक से काम करेंगे अपने तरीके से, तो यार देखो ये क्या लिखा है, सल्फर, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड वाइल सल्फर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो जाहिर सी बात है, देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फर एंड कार्बन नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई these species are not in कैटेगरी ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो थर्ड वाला हमारा होगा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं कहलाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर मूविंग हियर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। एंड अगेन इफ देयर इज अ डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो अपन को पता इधर कि यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर होंगे वो 0 होंगे, ये समझना है अपन को। तो first of all we have to calculate the total number of electron in all given species, and here is He2 + 1, helium atomic number 2, 2 helium, 2 + 2 is 4, 4 - 1 is equal to 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 - 1 is equal to 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, डन। डायमैग्नेटिक अपन को केवल एक दिख रहा है, इसमें सिंपल सा एक दिख रहा है, ये डायमैग्नेटिक है ना, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड वन। ठीक है, H2 में, बाकी सब में दिखेगा, आप लिख के देखोगे σ1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे, तो अनपेयर्ड मिला ना। इधर देखो σ1s, इधर 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इधर देखो σ1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, इधर 2 इधर 1, मिला ना अनपेयर्ड, तो ऐसा अनपेयर्ड मिलेगा इधर। ठीक है, तो आंसर विल बी सेकेंड। Next question is based on lattice energy and other consideration, which one of the following alkali metal chloride is expected to have the highest melting point? Okay, तो पहले तो ये बात मैं समझा दो अपने बच्चों को कि देखो यार, जितना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड में ही सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पाए जाते हैं। ठीक है, ये समझना है, तो ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए। अब LiCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, अब अपने पास बचे ये तीनों, इन तीनों में हमारे पास NaCl ही है। ठीक है, जो हमारा एक आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन। अब आइए देखिए लैटिस एनर्जी समझ लेते हैं। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फॉर्मूला होता है बेटा, याद रखें, नोट करें, चार्ज अपॉन साइज। लेकिन चार्ज को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, चार्ज शुड बी प्रिफर्ड ओवर साइज।
तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी का ये फॉर्मूला गिवन है। ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन में चार्ज एंड साइज ऑफ द आयन केवल डी ऑप्शन में है, देन दी ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड इन। ओके, तो sp3d2 इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं बेटा, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और इसका जैसे कि मैंने A लिखा, यहां पर बनाया B, यहां पर B, यहां पर B, एक ऊपर अपन ने बनाया B और एक इधर नीचे बनाया B। आप देखेंगे तो पाएंगे बेटा इस वाले स्ट्रक्चर में सारे के सारे बॉन्ड एंगल आपको क्या दिख रहे हैं, 90 डिग्री दिख रहे हैं। देखो, एक तो ये जो ब्लू से मैंने बनाया वो ऐसे होगा डी में, वो इन चारों बॉन्ड के साथ कितना बना रहा है, 490 डिग्री। ऐसे नीचे वाला 1 2 3 4 इन सब चारों के साथ क्या बनाएगा, 490 डिग्री। तो 4 + 4 890 डिग्री, और इनके बीच में 1 2 3 4, तो टोटल 12 ऐसा 90 डिग्री बॉन्ड एंगल इसमें पाया जा रहा है। ठीक है, एकमात्र यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी डी। Moving towards the next question, and which of the following has the regular tetrahedral geometry or structure? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन अभी मैंने इसको बना के दिखाया था आपको बेटा। ठीक है, क्या बन रहा था इधर, एस एफ एफ एंड एफ, शीशा शेप बन गया था ना। ठीक है, ये क्या बन गया, शीशा शेप बन गया। ठीक है, XCF4 में आपको अभी पीछे ये भी बना के दिखाया था, ये हो गया जेनॉन, एफ एफ, इधर एफ और इधर एफ। बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर। ठीक है, क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर शेप बन गया। तो ये भी क्या है, रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर मतलब वो है, कहने का मतलब ये स्क्वायर प्लेनर है, वो टेट्राहेड्रल पूछ रहा है अपन से। ठीक है, NiCN4 में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, तो BF4 माइनस हमारा यही रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनेगा, और इसमें हमारा फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन माइनस, है ना। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का अपना एग्जांपल बन जाएगा। द आंसर विल बी थर्ड वन। The bond order is in NO is 2.5, while that is in NO plus 1 is 3. Which of the following statement is true for these two species? तो बेटा सबसे पहले तो मैं स्पीसीज के बारे में लिखूंगा बिना ऑप्शन को रीड किए। मैं पहले इसका थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूंगा। देयर इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हमें वही लिखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन इन NO? देयर इज 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन, and here is 14 electron. So next question is, what is the bond order of two species? Here is 2.5 and here is 3.0. Okay, तो अपन ऐसा देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर इसका इंक्रीज कर गया, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज कर गई। ठीक है, ऐसा अपन ने देख लिया NO+1 के केस में। ओके, आइए अभी क्वेश्चन करते हैं अपन। अब ऑप्शन देख सकते हैं, अब ऑप्शन रीड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बॉन्ड लेंथ इन NO+ इज ग्रेटर देन NO। बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर, नहीं बॉन्ड लेंथ तो डिक्रीज कर रही है, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन इन NO+1। तो बॉन्ड लेंथ अगर मैं इसमें कंपेयर करूं तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ इन NO इज ग्रेटर देन NO+1, करेक्ट। बॉन्ड लेंथ NO+1 इज इक्वल तो किसी भी तरह से नहीं होगी, एंड अनप्रेडिक्टेबल कैसे हो सकता है, अपन इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं अब प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो आंसर विल बी सेकंड। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा, समझ में आ गया ना अच्छे से। चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल तो अब तो बहुत आसान हो गया होगा हमारे बच्चों के लिए, है ना। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड नंबर पे क्या देखते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर। थर्ड नंबर पे क्या देखते हैं, अगर ये दोनों सेम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम या फिर साइज ऑफ सेंट्रल एटम, वो भी सेम हो तो फिर साइज ऑफ टर्मिनल एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। ये सिंपल सा 4 लाइनर कॉन्सेप्ट है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द केस ऑफ बॉन्ड एंगल, एंड दैट इज ड्रैगोज रूल। ओके, तो इन टोटल 5 पॉइंट्स पे वी कैन फाइंड एनी ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन आवर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। सो हियर इज BF3, एंड आप सबको पता है बेटा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन देयर इज sp2 एंड द बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। ठीक है, तो 120 120 ऐसा इन तीनों में है। और उसके बाद अपने पास है SiH4 होगा, ये SiH4 अपने पास है, और
हम ये देख रहे हैं कि SiH4 में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मैं लिख दे रहा हूं इधर BF3, ये बोरान हो गया। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज आपको बना के दिखा दूं तो आपको टेंशन नहीं होगी। इधर 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया। ठीक है, और इधर SiH4 और अमोनिया, SiH4 ये H4 हो गया, SiH4 और अमोनिया ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसा, और उसके बाद H2S, आपको H2S याद आना चाहिए बेटा, है ना। देखो ये 120 हो गया, इधर आपको उनको एकदम रेगुलर टेट्राहेड्रल है तो 109 डिग्री, इधर 107 डिग्री, है ना, और इधर आपका अप्रॉक्स 90 डिग्री के आसपास, तो 92 डिग्री। ये वही ना हाइड्राइड ड्रैगोस रूल में जो आपको डिस्कस करके बताए थे ये सारा। तो अब ऑर्डर भी आ गया, सबसे पहले BF3 देन SiH4 एंड देन अमोनिया, BF3 SiH4 अमोनिया, आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, तो आंसर थर्ड हो जाएगा। The pair of species having identical shapes for molecules of both species, identical shape की बात कर रहा है, ये तो कभी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन और सल्फर में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिफरेंट हैं, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, HCF2 एंड CO2, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि HCF2 का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। ठीक है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d with 3 lone pair, shape will be linear and bond angle will be 180 degree. And in case of CO2 there is similar structure, hybridization will be sp, bond angle will be 180, structure or geometry will be linear। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी ये दोनों, ये पिरामिडल हो जाएगा, ये पिरामिडल हो जाएगा, और ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इन दोनों का भी डिफरेंट हो जाएगा। Which of the following compounds has the smallest bond angle in the molecule? अब तो सबका बॉन्ड एंगल भी पता हो चल गया है ना। ये तो लगभग अप्रॉक्स 93 मान लो, वाटर का 105 बता रखा था, अमोनिया का तो कब से लिखता आ रहा हूँ 107। SO2 के केस में देख लो, SO2 का केस क्या है, ये है। ठीक है, SO2 ये बन गया 1 2 3, 3 मतलब sp2, sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी मान लो तो लिख दो लेस देन 120। ठीक है, क्योंकि 1 लोन पेयर है तो लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल कह रहा है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल तो अपना इसमें दिख रहा है H2S में, है ना। H2S, कुछ लोग इसको SH2 करके कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो कुछ लोग इसको समझ लें ये H2S ही तो है बेटा। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो कॉन्सेप्ट क्या है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाना चाहिए, देखो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 18, तो इसका क्या हो जाएगा 2.5, इसका 2.0, इसका 1.5, इसका 1.0, क्या है ये सब बॉन्ड ऑर्डर, ये सब क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आसानी से हम देख पा रहे हैं कि यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ व्हिच एटॉमिक ऑर्बिटल। पहले तो स्क्वायर प्लेनर का मतलब क्या हुआ, DsP2, ये स्क्वायर प्लेनर यहां से आता है, स्क्वायर प्लेनर यहां से आता है। ठीक है, तो एक तो अपने पास S हो गया, एक अपने पास Px हो गया प्लस Py हो गया, sp2, और D जो यूज होगा बेटा इसमें dx स्क्वायर y स्क्वायर होगा। ठीक है, जब यही होगा तभी तो वो स्क्वायर प्लेनर में जो स्क्वायर शेप आ रहा है वो इसी वजह से तो आ रहा है। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है बी में, तो बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10। तो पहले बच्चों को हमारे P4O10 बनाना आना चाहिए, वो कैसे बनाना आएगा, जैसा मैं समझाऊं वैसा करोगे तो सब आ जाएगा। पहले मैं P4 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसे बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस, किस में यूज होता है, रेड पॉइजन में यूज होता है। ये P4 हो गया। ठीक है, चूहा मारने की दवा बनाते हैं बेटा इससे। ठीक है, ये हो गया, और अब देख लो ये बन गया P4 का स्ट्रक्चर बन के तैयार। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, हर फास्फोरस के बीच में मैं क्या करूंगा, एक एक ऑक्सीजन रख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, फास्फोरस 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 फास्फोरस। अब यहां लिख दिया मैंने ऑक्सीजन 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 एंड ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो बन गए, बॉन्ड बन के तैयार बेटा, समझ में आ गया।
तो टोटल पीपी बॉन्ड कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ पीपी बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो मैंने 6 ऑक्सीजन प्लेस कर दिए, अभी भी हमारे पास 4 ऑक्सीजन बचे हैं। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, P4O6 का। ये क्या है, ये P2O3 का डाइमर है। क्या है, P2O3 का डाइमर है। ठीक है, अब देखो हर फास्फोरस के ऊपर अभी भी एक एक लोन पेयर बचा हुआ है। अब आते हैं अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, या ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो P, फिर यहां पर भी P, यहां पर P और यहां पर भी P। ठीक है, अब मैंने यहां बनाया ये ऑक्सीजन। ठीक, ये पहला कंप्लीट, फिर यहां पर अपना ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन। ठीक है, और इस सबका बॉन्ड कंप्लीट कर दिया हमने, ये बन गए। ठीक है, सबके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हो गया जो लोन पेयर था वही। ठीक है, अब उसके बाद हमने ऐसे, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। अब देखो बन के तैयार हो गया आपका P4O10, है ना। तो उसने पूछा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो देखो यहाँ पर ये सिग्मा है, ये पाई है। ठीक है, अब आगे सब काउंट करते जाओ, ये सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा, ये हो गया, और सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। टोटल सिग्मा कितने हैं, काउंट कर लो जरा। कैसे काउंट करोगे, यहां से देखने स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हो गए, 16। ठीक है, अच्छे से देख लो, पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से देख लो। मैंने आपको केवल वो नहीं सिखाया जो एग्जाम में आया है, मैंने सिखाया कि वो एक्चुअल में ओरिजिनेट कहां से हुआ। पहले P4 सीखा आपने, व्हाइट फास्फोरस, देन उसके बाद P2O3 का डाइमर सीखा आपने, फिर उसके बाद P2O5 का डाइमर। ये क्या है, P2O5 का डाइमर। ठीक है, P4O10। आगे बेटा समझ में सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following species the underlying carbon having sp3 hybridization। ओके, स्ट्रक्चर बना दूं आपके लिए, लो ये एसिटिक एसिड है CH3COOH। कार्बन जैसे ही देख लेना कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, फट से लिख देना इसका तो sp2 होगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, CH3CH2OH लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3CH2OH। आप जैसे देखना कि कार्बन के चारों तरफ सबके सब सिग्मा बॉन्ड ही हैं, तो फटाफट से लिख देना इसका sp3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एसीटोन है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो आपने देखा कि कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, sp2। ठीक है, और लास्ट में आप देखे रहे इस कार्बन के बगल में क्या पाया जा रहा है, पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, sp2। तो आंसर विल बी सेकेंड। ठीक है, in which of the following species the interatomic bond angle is 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, तो बेटा ये इसमें तो 107 डिग्री हो जाएगा, BF3 है तो 120 डिग्री हो जाएगा, BF3 में तो 120 डिग्री हो जाएगा, BF3 में तो 120 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि in which of the following species the interatomic bond angle is 109 डिग्री 28 मिनट। तो यार ये दोनों एक साथ तो कहीं नहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें भी नहीं होगा, इसमें 107 है। आंसर इसका तब सही होगा अगर मैं लिखूं NH4 प्लस एंड BF4 -1। अगर ये ऑप्शन कहीं बनता है तो यही एक रेगुलर टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल बनेगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का एग्जाम्पल बनेगा, इसी में 109 डिग्री बॉन्ड एंगल दिखाई देगा। ठीक है ना, तो अगर ऐसा ऑप्शन बने तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल के लिए तो नन हो गया। ठीक है, इस तरह से जेई मेंस का हर एक सिंगल क्वेश्चन जो भी अभी तक पिछले इतने सालों में 43-45 ईयर में आया है, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया आपको, है ना। जिस बच्चे ने फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक अपने इस चैनल के साथ सारे के सारे क्वेश्चन को डील किया होगा, सॉल्व किया होगा, देखने की कोशिश की होगी, सीखने की कोशिश की होगी, साथ साथ में क्वेश्चन किया होगा, वो अपने आप को अलग ही लेवल पे पाएगा इस टाइम पे। ठीक है, तो बेटा फिर से वही बात कि हम सब अपने इस चैनल पे जितना ज्यादा हो सके अपने बाकी दोस्तों को जो कि जेई की प्रिपरेशन में है, नीट की प्रिपरेशन में है, बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री से उनको लगता है अभी भी डर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अभी टीचर्स डे पे बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर केमिस्ट्री को बोरिंग से बहुत ईजी बना देने के लिए थैंक यू।
मुझे ये समझना है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बात बैठी रहती है, भरी रहती है कि केमिस्ट्री बहुत बोरिंग है, केमिस्ट्री बहुत एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है, बहुत सारे एक्सेप्शन भरे हुए हैं, है ना? और रही सही कसर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कोटा फैक्ट्री जैसी जो सीरीजेज आ रही हैं, उन लोगों ने कवर कर दी, है ना? उन लोगों ने ये एकदम पोर्ट्रे कर दिया कि केमिस्ट्री तो बहुत ही बोरिंग है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं और आप लोग जो ऑनलाइन में अपनी क्लासेस चल रही हैं, आप देखेंगे कभी भी मैं एक्सेप्शन टर्म का यूज नहीं करूंगा। कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं होता है। मैं इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा। हर एक ऑप्शन जिसे आप एक्सेप्शन के नाम से जानते हैं, उस एक्सेप्शन के पीछे भी कोई लॉजिक होता है। तो टीचर के पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो वो एक्सेप्शन बोल दे तो बच्चा मजबूर हो जाएगा उसको याद करने के लिए, या तो टीचर को पता नहीं है तो वो बोल देगा एक्सेप्शन है। और या फिर क्या हो सकता है कि टीचर को पता है लेकिन उसे लगता है यार इस लेवल का क्या एक्सप्लेन करूं, तो चलो बच्चे को बोल देते हैं कि वो एक्सेप्शन है, वो तो याद कर ही लेगा क्योंकि उसको सिलेबस में आ रहा है, वो कैसे छोड़ सकता है। इन्हीं दोनों की वजह से केमिस्ट्री सेक्शन होते हैं, इधर अदरवाइज केमिस्ट्री में कहीं पर कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं। तो बच्चों एक बार फिर से अपने दोस्तों तक वीडियो पहुंचाओ, कैसा क्वेश्चन का वेराइटी क्या है, क्वेश्चन के लेवल क्या है, समझाने का लेवल क्या है। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो बात नहीं आएगी। जब आप एक मैसेज करते हैं उस मैसेज का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मेरे पे, है ना? मुझे एक अलग एंथुसियाज्म अपने अंदर फील होता है कि यार नहीं, इस बच्चे ने बोला है, हर एक बच्चे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है मुझे, ठीक है? और वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे करना है, और वो भी हर हाल में करना है। आप केमिस्ट्री को कितना भी टफ क्यों ना मानते हो, मैं उसको आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट बना के दिखाऊंगा, ठीक है? बस आपका इंटरेक्शन, आपका लगातार कम्युनिकेट करना, वो कम्युनिकेशन मेरे लिए बड़ा मायने रखता है, ठीक है? चलो बच्चों, फिर एक नए चैप्टर के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तो अभी वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। तो अगले वीडियो में जब तक हमारी मुलाकात होती है, उससे पहले तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत ईमानदारी के साथ करिए, जो चैप्टर वीक है उसमें बहुत जिद के साथ काम करिए। मिलते हैं फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।